क्या मेरी आवाज तुम लोग को आ रही है? और अगर आ रही है तो भाई फाइनली मैं एक बार फिर से वापस आ गया हूं। वी हैव कंटिन्यूड द क्लासेस ऑफ क्लास 8th ऑफ मेंटल एबिलिटी, राइट। और आज हम जो चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं ना, उसको हम लोग 6th और 8th के अलावा 7th में भी देख चुके हैं थोड़ा थोड़ा। अगर आप लोगों ने 6th और 7th के वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। चैप्टर का नाम है थ्रो इट। बेसिक जो है ये है कि भैया एक डायस होती है और उस डायस को फेंकने के तरीके को कहा जाता है थ्रो इट। एंड उस पर्टिकुलर डायस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आज यहाँ करने वाले हैं, या एक बेसिक आइडिया लेने वाले हैं आज के लेक्चर में कि डायस एग्जैक्टली क्या होती है, किस तरीके की दिखती है, क्या उसका शेप होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड होती है या फ्लफी होती है, राइट। कहां क्या लिखा होता है, कहां क्या नहीं लिखा होता, ये सारी चीजें आज हम लेक्चर के दौरान देखेंगे। एंड लेक्चर के बाद हमें ऐसा लगने लगेगा कि यार डायस तो हमने जो है अभी तक सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे जिंदगी का हिस्सा है डायस। तो इतने हद तक मैं आप लोगों को ले जाऊंगा, एकदम दिमाग को खोल के, दिमाग को एकदम फ्री रख के सारी चीजें याद करते हुए फिर मेरे साथ आगे बढ़ते रहना और मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है हम लोग थोड़ा सा डिले हो गए हैं ड्यू टू the only reason which or why I was not coming with the videos of class 8th was कि next year के सेशन की प्लानिंग वगैरह में थोड़ा सा बिजी था। बट नो इश्यूज, नेवर लाइक वो क्या बोलते हैं यार उसको, बेटर लेट देन नेवर, राइट। तो मैं कभी ना आऊं, उससे बेटर है कि मैं अभी आकर के आप लोगों को जो है लेक्चर दे रहा हूं। एंड अभी 4 चैप्टर्स हमारे बाकी हैं, अभी नॉन स्टॉप चलेंगे और कोशिश ये करूंगा कि लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए ताकि आप लोग को थोड़ा सा इजी रहे, सो दैट यू गाइस कैन कंप्लीट दी लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल। और उसी के साथ साथ अगर 10वीं कक्षा के विद्यार्थी गलती से इस वीडियो पे आ गए हैं तो भाई तुम लोग का रिवीजन प्लान, यानी कि तुम लोग का जो बोर्ड्स का रिवीजन प्लान है वो हम लोगों ने लॉन्च कर दिया क्रैश कोर्स के नाम से। तो मेंटी जो है वो 15 तारीख से शुरू होने वाले हैं, तो उनको भी डेफिनेटली देखते रहना। बाकी आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग टीम व्हिच हैज प्रिपेयर्ड अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट फॉर यू ऑफ कोटा लेवल। एंड देन उसके बाद आगे बढ़ते हुए, अगर उस कंटेंट को आप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर फटाफट से चले जाओ, इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। और अगर सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी अपग्रेडेशन या कोई भी नया एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हो तो टीटीबी कोटा जो ऑफिशियल चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए, अगर तुम लोग को पैकेज खरीदने की इच्छा करती है तो www.talkingtextbooks.in वेबसाइट पे जाओ, फटाफट से इन दोनों पैकेजेस में से जो एक पैकेज आप खरीदना चाहते हो उस पैकेज को खरीद लो, ठीक है। प्राइजेस जो है अभी ये नहीं रहे हैं, प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं बाय 20%, जैसा मैंने तुम लोग को पहले बताया था, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो 9549041111 नंबर पे कॉल कर लो। मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो यू गाइस कैन obviously talk to me and the number and the telegram id will be flashed on the next upcoming slides, but till then AK Live कोड का यूज करते रहो, फटाफट से पैकेज खरीद लो एंड गेट 30% डिस्काउंट बाय यूजिंग AK Live कोड एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करके फटाफट से हमारे साथ लेक्चर को देखते रहो। ये हमारा रेगुलर का रिचुअल, यानी कि हमारी रोजमर्रा की प्रथा, जब भी हम लेक्चर लेके आते हैं तो आपसे कार्डिनल प्रॉमिस करवाते हैं। तो अपनी कॉपीज में, अपने कमेंट बॉक्स में या पेन के साथ जहां तुम लिखना चाहते हो, दीवारों पे, अपने सिर पे, अपने बदन पे, हाथ पे, जहां लिखना चाहते हो वहां लिख सकते हो। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट यू गाइस कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। उसी के साथ बता दूं भैया, 14वां चैप्टर यानी कि L1 ऑफ 14th चैप्टर थ्रो इट यानी कि डायस टेस्ट जो है, इसको अब मैं आप लोगों को अगर सिंपली ये कह दूं कि भाई डायस टेस्ट को आप बहुत प्यार से यहां पर थ्रो इट बोल देते हो, बट यहां आप इसको डायस टेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, या डायस रीजनिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे 6th और 7th में। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने तो 9th 10th वाले लेक्चर देख लो लोकेन सर के। मूविंग ऑन, आज के लेक्चर की खासियत क्या होने वाली है भैया, कि आपको मिलेगी नॉलेज ऑफ डायस, यानी कि डायस क्या होती है, कैसी होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वो सारी चीजें आज हम लोग यहां बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायस के साथ। टॉपिक आप लोगों का आज का कहता है कि डायस क्या है, राइट। तो डायस क्या होता है यार, हिंदी भाषा अगर मैं बोलूं तो डायस से मेरा सिंपल सा मीनिंग निकल के बाहर आता है, वो है पासा, है ना। अब इस पासे के अंदर ऐसा क्या होता है कि इसको पासा बोला जाता है ना। तो क्यों ये पासा काम आता है, हमारी जनरल जिंदगी में कहां काम आता है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और हमारे क्वेश्चंस में किस तरीके से काम आएगा ये भी मैं आप लोगों को आज यहां बताऊंगा।
अगर आप लोगों ने लूडो खेला हुआ हो या आप लोगों ने स्नेक एंड लैडर खेला हुआ हो, क्या खेला हुआ हो? स्नेक एंड लैडर, ठीक है। तो स्नेक और लैडर एंड लूडो के अंदर ये गेम जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है। एंड अहम रोल इतना है भाई कि इनके बिना, यानी कि इस पासे के बिना जो है कार्यक्रम शुरू ही नहीं हो सकता। मतलब पहली चाल जो चली जाती है लूडो में या स्नेक एंड लैडर में, वो पासे के साथ ही चली जाती है। अगर पासे पे कोई एक नंबर आता है तो आपकी जो है चांस खुलती है एंड फिर आप उस पासे के थ्रू खेलना शुरू करते हैं। थ्रू आउट द एंड टिल द विनर इज फाउंड इन द गेम, तब तक ये पासा आपके साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में इस पासे को छोड़ सकते हो, राइट। सो स्नेक एंड लैडर और लूडो में ये गेम पासा जो है बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलता है। और अगर आपको याद हो तो ऐसे ही कुछ डिफरेंट टाइप के पासे जो है हमने कहां देखे थे? हमने देखे थे महाभारत में, ठीक है। किसके पास? वो एक जो भाई साहब थे टेढ़ी टांग वाले, जिनका नाम था शकुनी मामा, उनके पास भी कुछ पासे हुआ करते थे। तो वो चौसर का जो गेम था वो सॉर्ट ऑफ लूडो ही था, जिसको दूसरे टाइप का लूडो कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर भी आपने पासे देखे होंगे। वहां पर 2 या 3 पासे इस्तेमाल हो रहे थे। पासों का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब स्ट्रक्चर से मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं भाई, कि हम जहां बात करते हैं तो जो स्ट्रक्चरिंग वाली बात है, ये तो सब देखो फालतू की चीजें हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को याद हो गया, अच्छी बात है। बेसिक चीज जो है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेप क्या होता है इसका। मेरे हिसाब से क्यूब बोल सकते हो, स्लैश क्यूबिकल भी बोल सकते हो। स्ट्रक्चर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 2D, 1D, 2D एंड 3D स्ट्रक्चर होता है। रियल लाइफ में देखोगे तो आपको दिखेगा 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चंस के केस में देखोगे तो आपको मिलेगा क्या? 2D या 1D स्ट्रक्चर। आगे बात करेंगे कैसा 2D 1D स्ट्रक्चर दिखता है, बट अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये सॉर्ट ऑफ 3D रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को दिया है। तो यहां चलो ठीक है, मैं लिखता नहीं हूं, मैंने सिर्फ बोल दिया कि ये सॉर्ट ऑफ 3D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब बात आती है भाई ऐसी कि एग्जैक्टली सर क्या चल क्या रहा है ना। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मैं बताना चाहता हूं, इन्हीं के साथ कंटिन्यू करते हुए लिखना कि सबसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और क्या हो सकता है यार? ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी बदल के रख सकती है व्हेन यू कीप दीज ब्यूटीफुल थिंग्स एंड ब्यूटीफुल पॉइंट्स इन योर माइंड अबाउट द क्यूब या डायस, ठीक है।
लिख लो यार इनको, फिर हम बात करेंगे आपसे, ठीक है? इनको लिख लो, फिर हम बात करेंगे आपसे कि एग्जैक्टली ये पॉइंट्स मैंने क्यों लिखवाए हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर चैप्टर्स ऑलमोस्ट सेम है 6th 7th 8th के अंदर, तो हमने उसका काउंटर जवाब दिया कि भाई क्वेश्चंस बिल्कुल अलग हैं। 6th 7th 8th के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अलग 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 आप लोगों को करवा रखे हैं, राइट? अगर आप 6th के बच्चे हैं तो आप 8वीं का लेक्चर देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस अलग है। 7th का देखना चाहते हैं तो भी अलग है। उसी तरीके से 7th और 8th वालों के लिए भी एप्लीकेबल होता है सेम केस, कि भाई क्वेश्चन सब जगह अलग अलग यूज हुए हैं। तो जो मर्जी आ रही है ना, जिस क्लास में भी बैठने की इच्छा कर रही है, जिस क्लास का वीडियो देखने की इच्छा कर रही है, आप लोग एकदम दिल पे हाथ रख के और वो वीडियो देख सकते हो। कहीं कहीं हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन सेम आ जाए, ठीक है? कभी कभी जब टाइम नहीं होता तो एक दो क्वेश्चन सेम ले लेता हूं, मगर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट, है ना? मेजॉरिटी मतलब अ ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। ऐसा मैंने मेरे भरत भैया यानी कि ऑपरेटर साहब को भी बोल रखा है। एंड दूसरा जो है मैं भी ये ध्यान रखता हूं कि यार रिपीट नहीं होना चाहिए ना, कुछ भी कंटेंट सारा होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए, मतलब मजा आना चाहिए। फिर लोगों ने ये बोला कि सर आपका टीचिंग मैथोडोलॉजी जो है वो अलग अलग है हर क्लास के लिए। तो भाई इसका सिंपल सा जवाब ये है कि भैया जिस हिसाब का बच्चा होगा, हिसाब से मेरा मतलब है अगर 6ठी का बच्चा होगा जो छोटा होगा उसको बेसिक तरीके से समझाना पड़ेगा, 7th को थोड़ा हायर लेवल से समझा सकते हो, 8th को थोड़ा और अच्छे लेवल से समझा सकते हो। तो ये सारी चीजें यार, तो इसमें तुम लोग मत घुसो, ठीक है? तुम लोग को जिस तरीके से समझ में आता है ना, तुम उस क्लास को अटेंड कर लो, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुविधा नहीं है, ठीक है? इन चीजों को लिख लिया होगा। एक्सप्लेनेशन वाली बात कर लेते हैं भाई। शेप क्यूब या क्यूबिकल क्यों, पासा देखे हो कभी? ऑब्वियसली लूडो तो सबने खेला होगा, ऑब्वियसली सांप सीढ़ी भी सबने खेला होगा, जिसको मैं स्नेक और लेडर बड़ा इज्जत वाला गेम बोल रहा हूं, ठीक है? तो उसमें एक जो चौकोर सी चीज यूज होती है ना, एक चौकोर सी गोटी, उस गोटी से हम बार बार ऐसे ऐसे फेंकते रहते हैं उसको, उस पर कुछ नंबर्स विजिबल होते हैं, तो वो क्यूब स्ट्रक्चर या क्यूबिकल स्ट्रक्चर का होता है। स्ट्रक्चर जो है शेप का होता है, सॉरी, स्ट्रक्चर जो है 3D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर या 1D स्ट्रक्चर मैंने यहां क्यों मेंशन किया है? जब आप उसको नॉर्मली फिजिकली देखोगे तो वो आपके हाथ में रखा होगा या जमीन पे पड़ा होगा, तो वो आपका 3D स्ट्रक्चर होगा। आप उसको साइड से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी देख सकते हो, तो दैट इज अ 3D स्ट्रक्चर। 1D और 2D स्ट्रक्चर क्वेश्चन के अंदर आपको पेपर पे छपा हुआ मिलेगा, पेपर के साथ वो स्टेपल करके आपको ओरिजिनल डायस नहीं देते कि भाई इसको देखो और फिर बताओ, है ना? तो क्वेश्चन पेपर पे छपा हुआ होगा, इसलिए 1D और 2D मैंने यहां मेंशन किया है। ये कुछ 4 पॉइंट्स जो मैंने स्टार मार्कर पॉइंट्स आप लोगों को बोले हैं, जिनको मैंने लिखने के लिए आपको पक्के से बोला था कि भाई बोर्ड पे जो जो लिखा हुआ वो लिख लो। उसकी बात कर लेते हैं। एक डायस आप लोगों के सामने बना हुआ है। पहला पॉइंट कहता है एवरी डायस हैज 6 फेसेस। हाँ सर, 1 2 3 4 5 और ये छठा, ठीक है? तो मतलब 6 फेसेस हो गए, ठीक भाई? पीछे वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला। उसके बाद एवरी डायस हैज 3 पेयर्स ऑफ फेसेस। पेयर्स ऑफ फेसेस मतलब ऑपोजिट फेसेस कितने जो है 3 है, मतलब एक सामने वाला और एक उसके पीछे वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला और एक इधर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है? ऐसा करके 3 फेसेस यहां बनाए हुए हैं। एवरी डायस हैज 4 एडजेसेंट एंड 1 ऑपोजिट फेस। 4 एडजेसेंट फेसेस का मतलब क्या होता है? मेरे हिसाब से 4 एडजेसेंट फेसेस का मतलब होता है पास वाले। तो अगर एक फेस में लेता हूं, कौन सा? मैंने देखो ये वाला फेस लिया, तो इसके पास वाले फेस कौन कौन से हुए? एक तो ये हुआ, एक ये हुआ इधर, और एक इसके पीछे वाला यहां बैक साइड में हुआ, और एक ये वाला हुआ, ठीक है? तो कितना हो गया? 4 एडजेसेंट फेसेस। अब इसी फेस के 1 ऑपोजिट फेस, ये 10 ऑपोजिट फेस नहीं है, ये 1 ऑपोजिट फेस है। तो इस फेस का ऑपोजिट फेस कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट है, मतलब ठीक सामने वाला, है ना? तो वो ऑपोजिट फेस हुआ, राइट? आगे बात कर लेते हैं। एवरी डाइस हैज 6 नंबर्स मार्क्ड ऑन इट। सर कौन से 6 नंबर्स मार्क्ड होते हैं सर? हमें तो पता ही नहीं है। तो मेरे भाई, जब मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ध्यान से इधर देखते चलो, तो देखते चलो मतलब ऐसा है कि देखते चलो, मतलब, है ना? थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग में चेंज हो जाएगा तो बुरा मत मानना, है ना? कहीं नाराज हो जाओ, लेक्चर ही बंद कर दो, ऐसा मत करना। स्ट्रक्चर ध्यान से देखते रहो, और मुझे भी अच्छा नहीं लगा तो मैंने मिटा दिया। देख लेते हैं यार। डिंग डिंग डी डी डिंग, ठीक है? 1 2
3, 4, 5 एंड 6। ये 6 नंबर्स मार्क्ड होते हैं, ये पीछे वाला, ये ऊपर वाला, ये साइड वाला, ये साइड वाला, ये नीचे वाला और ये फ्रंट वाला। तो 6 फेसेस पे 6 नंबर्स मार्क्ड होते हैं, या फिर डॉट्स भी मार्क्ड हो सकते हैं। ठीक है, या तो नंबर्स होते हैं, ठीक है, मत लिखो यार इसको, सिर्फ सुन लो, या तो नंबर्स होते हैं या डॉट्स मार्क्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हुई पूरी डाइस की कहानी। अब आगे चलते हुए हम बात करते हैं टाइप ऑफ डाइस के ऊपर। टाइप ऑफ डाइस की जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो मेरे दिमाग में मात्र 2 नाम जो हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। पहला नाम मेरे पास जो आता है वो आता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, क्या आता है? स्टैंडर्ड डाइस आता है, और एक आता है, अच्छा मैंने कंटिन्यू लिख दिया, चलो लो ढंग से लिख देते हैं। क्या लिख रहे हो सर? और ठीक है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक जनरल डाइस होता है। जनरल डायर नहीं बोल रहा मैं, जलियांवाला बाग पे मत चले जाना, मैं बोल रहा हूं जनरल डाइस। ठीक है, जनरल डाइस। ठीक, तो स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंट होता होगा, इसीलिए 2 अलग अलग नाम है। जैसे राम और श्याम में डेफिनेटली कुछ तो अलग था, इसलिए उनके नाम अलग थे, अदरवाइज नाम सेम होते, है ना। तो क्या इन दोनों चीजों में डिफरेंट है, ये हम आगे बात करेंगे, मगर अभी के लिए आप आगे बढ़ते रहो और ये लिख लो कि भाई जनरल डाइस में क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। एक छोटा सा डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया हुआ है जो डाइस का स्ट्रक्चर है, एंड ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, कहती है इन अ जनरल डाइस द सम ऑफ नंबर्स ऑन एट लीस्ट वन पेयर ऑफ द एडजेसेंट फेसेस इज 7। एट लीस्ट वन पेयर, ये थोड़ा सा स्टार मार्कर पॉइंट है ना। इन्होंने एटलीस्ट लिख करके ये कह दिया है कि मिनिमम 1 पे तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, कितने पे भी हो सकता है ना। और अगर आप 4 तक जाते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा भाई। 4 एडजेसेंट फेसेस, ठीक है, सॉरी मैं 5 तक जाने वाला था, 5 तक नहीं गया। ठीक है, तो मतलब इन्होंने यहां कहा है, क्या कहा है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्लीज रब दैट व्हाटएवर आई सेड दैट प्रीवियसली। एटलीस्ट 1 पॉइंट का मतलब है किसी भी एक साइड पे तो डेफिनेटली मिलेगा, बाकी पे भी हो सकता है, फिर चाहे 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, 5 पे डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि 5 एडजेसेंट फेसेस होते ही नहीं है। कितने एडजेसेंट फेस होते हैं? 4 एडजेसेंट फेस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई एटलीस्ट एक पेयर पे तो मिलेगा ही मिलेगा। पेयर का मतलब मेरा क्या है, एक यहां मिला और एक यहां मिला, एडजेसेंट है ना, पास पास वाले। भाई मैंने इधर का एग्जांपल लेकर के इधर इधर बताया था, इधर इधर बताया था, इधर इधर बताया था, इधर इधर बताया था, तो इसी के इधर भी और इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये सारे मतलब हर फेस के पास वाले 4 एडजेसेंट फेसेस होते हैं। तो 6 और 1 को आप प्लस करोगे तो डेफिनेटली आपको 7 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसने जो कहा वो बता दिया, ऐसा बता दिया। ठीक है, इसको लिख लिया हो तो आगे बढ़े, वरना 10 सेकंड ले लो लिखने के लिए। In a general dice, the sum of numbers on at least one pair of adjacent faces is 7. ठीक है, चलिए आगे बात करें। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो लिखता है which number is opposite to 5 in a general dice। जनरल डाइस है, ये कैसे पता चला भाई? At least one pair of adjacent faces are having 7 as the sum total, जनरल डाइस है। मगर अब मुझे बताओ, बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको 3 साइड्स दे रखी हैं, टोटल कितनी होती हैं? 6। 3 दे रखी है और बोला है कि भाई एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट फेसेस वुड हैव 7 एज टोटल, राइट। मगर मुझे बताओ, अब आपसे सवाल पूछा है कि भैया ऑपोजिट ऑफ 5 क्या होगा? क्या आप बता सकते हो क्या कि ऑपोजिट ऑफ 5 क्या होगा? मेरी मर्जी पड़े तो मैं यहां पर 4 लिख सकता हूं,
मेरी मर्जी पड़े तो मैं यहां पर 4 लिख सकता हूं, मेरी मर्जी पड़े तो मैं यहां पर 4 लिख सकता हूं, जो मर्जी आएगी वो करूंगा यार, क्योंकि एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट फेसेस पे मैंने 7 तो दे रखा है। तो मेरी मर्जी पड़ेगी जहां पे मैं नंबर डाल सकता हूं। 3 फेसेस है मेरे पास, 3 नंबर्स है मेरे पास, 6, 4 और 1, ठीक है, जहां मर्जी आएगी वहां रखूंगा। तो उस हिसाब से डी ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर कि आई कैन नॉट डिटरमाइन कि 5 के ऑपोजिट वाले फेस पे क्या आएगा, ठीक है। हां, अगर ऐसा होता कि 3 यहां पर ये 7 नहीं होता, तो मैं एक बार को अज्यूम कर सकता था कि मैं ऑपोजिट पे 4 ला दूं, जिससे 4 और 3 मिलकर के 7 हो जाएंगे, तो चिल लाइफ हो जाएगी, है ना। तो 4 भी आ सकता है, ठीक है। 6 भी मैं ला सकता था वहां पर, क्योंकि 6 और 2 मिलकर के जो है सम बना लेते, बट इट वुड हैव क्रॉस्ड द 7 वाला टर्म, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी जो है 7 हो चुका था, ठीक है। तो इसीलिए मैं नहीं बता सकता कि जनरल डायस में ऑपोजिट फेसेस पर क्या होगा। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको दूसरे वाले डायस में कुछ पूछा होता ना, तो आप आराम से आंसर कर सकते थे। तो चलिए आइए देख लेते हैं एक स्टैंडर्ड डायस क्या होती है, ठीक है। जनरल डायस के बाद हम बात करते हैं एक स्टैंडर्ड डायस की। स्टैंडर्ड डायस में लिखा हुआ है कि इन अ स्टैंडर्ड डायस द डायस हैज द सम ऑफ नंबर्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस एज 7। मतलब यहां बोला गया है कि ऑपोजिट फेसेस पर टोटल सम जो होगा नंबर्स का वो कितना होगा, 7 होगा। अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में 4 पॉइंट लिखवाए थे, उनमें से एक पॉइंट था 3 पेयर ऑफ फेसेस, ये कहा था, ठीक है। 3 पेयर ऑफ फेसेस का मतलब है 3 ऑपोजिट वाले जोड़े। तो इसका मतलब इनका कहना यह है कि अगर एक डायस ये है और एक डायस ये है, तो अब देखो ऑपोजिट फेसेस की बात करते हैं। पहला ऑपोजिट फेस कौन सा है भाई, इंक चेंज कर लो। पहला ऑपोजिट फेस ये और ये, तो 1 + 6 इक्वल्स टू कितना हुआ, 7। क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा होगा ना, इंक वापस से चेंज कर लेते, रुको। 1 + 6 इक्वल्स टू कितना हुआ, 7। दूसरा ऑपोजिट फेस कितना है, 5 और 2, तो 5 + 2 इक्वल्स टू कितना हुआ भाई, 7। तीसरा ऑपोजिट केस कौन है, ये रहा, 4 और 3, तो भाई 4 + 3 इक्वल्स टू कितना हुआ, 7। तो मतलब 3 ऑपोजिट फेसेस, पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस, और तीनों पेयर्स के ऊपर सम कितना बन रहा है, 7। तो दैट मींस दिस इज अ जनरल डायस। अब यही मैंने आपको एक और डायस दिखा रखी है, तो उस हिसाब से ये जनरल है और ये स्टैंडर्ड है, सॉरी, है ना। तो स्टैंडर्ड डायस की क्वालिटी क्या हुई, ऑपोजिट फेसेस पर सम टोटल 7 आएगा। जनरल डायस की क्वालिटी क्या हुई, किसी भी एक, सॉरी, एटलीस्ट एक पर तो आपको, एटलीस्ट एक ऑपोजिट नहीं, एटलीस्ट एक एडजेसेंट साइड पर तो आपको जो है 7 का सम मिलेगा ही मिलेगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, एक में यानी कि स्टैंडर्ड वाली में ऑपोजिट पे आपको 7 मिल रहा है, जनरल के केस में किसी भी एक एडजेसेंट पे तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, 7, ठीक। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो जैसी आपकी इच्छा कर रही हो, है ना, नहीं कर रही हो तो मत लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिख लो फॉर गॉड सेक। लोगों को कट रहा था भाई, थोड़ा सा जो है अंदर की तरफ हम ले आए लोगों को, चलो, वरना जो है हमारे डिजाइनर साहब हमारी जान निकाल देते हैं कि सर मैं तो इतनी मेहनत करता हूं, आप लोगों को काट देते हो। अगला क्वेश्चन आपसे फिर पूछा हुआ है और आपसे कहा गया है कि विच नंबर ऑफ ऑपोजिट इज 4 इज इन अ स्टैंडर्ड डायस गिवन बिलो। गिवन बिलो तो नहीं है, साइड में है, मतलब ये कहा है कि ये स्टैंडर्ड डायस है। क्या है, स्टैंडर्ड डायस है, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड डायस के हिसाब से मुझे बताओ कि 4 के ऑपोजिट क्या आएगा। तो अब आप बहुत आराम से कह सकते हो, क्योंकि तुम्हें 3 साइड्स पता है, दैट इज 1, 5 एंड 4। तो यहां पर जो है प्लस करते जाओ, इधर लिखो आप
इधर लिखो आप आपका 6, इधर लिखो आप आपका 2 और इधर लिखो आप आपका 3। टोटल सम कितना मांगता है? 7 मांगता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डायस है, बोला हुआ है दोनों ऑपोजिट, 3 ऑपोजिट फेसेस और 3 ऑपोजिट पेयर्स पे आपको जो मिलेगा 7 सम मिलेगा। तो 4 के ऑपोजिट अगर 3 हुआ तो ही 7 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये गणित जो है ना थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो कि क्या करना है आपको, है ना, क्या करना है ये ध्यान रखो कि चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्या है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्या है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आपको जो यहां जनरली दिखेगा वो 2 टाइप के क्वेश्चन दिखने चाहिए मेरे हिसाब से, मगर 2 टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो 8th में क्या डिफरेंट है आइए देख लेते हैं। पहला है व्हेन 2 सिचुएशंस ऑफ अ डायस आर गिवन इन सच टाइप अ प्रॉब्लम फर्स्ट विल हैव टू नोटिस द ओनली कॉमन नंबर्स हेलो ठीक है, पहली प्रॉब्लम आप लोगों ने देख ली कि क्या कह रही है। कह रही है कि 2 सिचुएशंस ऑफ डायस आर गिवन इन सच टाइप द प्रॉब्लम फर्स्ट हैव टू नोटिस द ओनली कॉमन नंबर। ठीक है, इन द 2 सिचुएशंस कैन इजीली बी सॉल्व्ड विद द फॉलोइंग मेथड। मतलब भाई ध्यान से अगर मैं इसको देखता हूं तो इसका मतलब मुझे 2 डायस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, यानी कि अलग अलग नंबर्स मिलेंगे 2 डाइस पे लिखे हुए, उनमें हमें एक कॉमन नंबर उठा करके देखना है। मतलब मान लो कोई भी डायस आपके सामने बना हुआ है, तो कॉमन नंबर क्या हो सकता है? कोई भी एक ऐसा नंबर जो 1 से 6 के बीच में आता है और दोनों डाइस पे आपको दिख रहा है, तो वो कॉमन नंबर हमें सबसे पहले डिटेक्ट करना है और उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा है वो हमें बता देना है। यहां देख लेते हैं कि आपसे क्या पूछा हुआ है। जस्ट फॉर बेटर इंस्टेंस हमें ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए टाइप 1 का। द फिगर गिवन बिलो शोज 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डायस, which number will appear opposite to number 2? क्या बोला हुआ है? Which number will appear to opposite of number 2? यानी कि 2 के ऑपोजिट यहां पर कौन सा नंबर आएगा, ऐसा हमें पूछा हुआ है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली प्रॉब्लम मेरी क्या है कि ना तो मुझे ये बोला हुआ है कि भाई, ना तो मुझे ये बोला हुआ है कि दिस इज योर जनरल डायस, और ना मुझे ये बोला हुआ है कि दिस इज योर स्टैंडर्ड डायस। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑपोजिट फेसेस मुझे नहीं पता कि क्या नंबर हो सकते हैं, बट मुझे ये डेफिनेटली पता है कि कुछ ना कुछ तो ऑपोजिट फेस पे मेरे को डेफिनेट मिलने वाला है। ठीक, आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप बोली थी भाई? कॉमन नंबर उठा करके पकड़ के बाहर निकाल लो। ठीक है, तो कॉमन नंबर मेरे पास है यहां पर 4। क्या है?
4 एज अ कॉमन नंबर मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, टिंग 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 टिंग, ठीक है, 4 एज अ कॉमन नंबर मेरे पास लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करा, मैंने आपको क्या पॉइंट नंबर 3 जो मैंने आपको बोला था, यहां पर देखो, क्या बोला था भाई, ये रहा, एवरी डायस हैज 4 एडजेसेंट एंड 1 ऑपोजिट फेस, यही बोला था, ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 ही बोला था, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो अब ये 4 जो मेरे पास कॉमन नंबर है, इस 4 के एडजेसेंट मुझे कितने नंबर मिल रहे हैं, जरा मुझे देख करके बताओ, ठीक है। अरे यार, इस 4 के एडजेसेंट मुझे एक तो मिला 3, एक मिला 2, एक मिला 5 और एक मिला 6, ठीक है, क्लियर है। तो अगर एक मिला 5, एक मिला 6, एक मिला 4, एक मिला 2, तो मेरे हिसाब से ये 4 एडजेसेंट फेसेस हो गए। आपसे क्या पूछा था, 4 के ऑपोजिट कौन सा नंबर, सॉरी 2 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आपको देखने को मिल सकता है, तो 4 के एडजेसेंट जो है आपको ये नंबर मिल गए हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो आपको ये भी पता चल जाता है कि भैया 4 के ऑपोजिट जो है क्या है, 1 है। कौन है, 1 है। कौन है, 1 है। 4 के ऑपोजिट आपको 1 देखने को मिलता है, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि क्या मेरे पास अब कोई क्लैरिटी आ रही है क्या, कि यार 4 के ऑपोजिट तो मुझे पता चल गया, मगर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली मेरा 2 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। नहीं पता चल रहा ना, या पता चल रहा है तो बता दो। बताओ भाई यार, ये विच नंबर विल अपोजिट टू नंबर 2 है, क्वेश्चन में गड़बड़ है भैया। ठीक है, नहीं नहीं है, गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है। देखो, पहला सवाल मेरा क्या था, 2 के ऑपोजिट कौन सा मेरा नंबर आएगा। मैंने ये पता कर लिया, सारी गणित पता कर ली, 1 कहां है, 4 के ऑपोजिट है। अब देखो, क्या 1 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा सर। 3 कहां दिख रहा है तुम्हें, इधर। क्या 3 ऑप्शन में है, काट दो। 3 डेफिनेटली जो है आपका कहां नहीं हो सकता, ऑपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां साफ साफ दिख रहा है कि एडजेसेंट पे पड़ा हुआ है। 4 डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि 4 भी जो है भाई साहब जो है कहां है, एडजेसेंट पे है। 1 अगर ऑप्शन में होता तो हम 1 को भी काट देते। मेन जो खेल है हमारा वो कहां आ गया, 5 और 6 के ऊपर आकर के रुक गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज और जरा बता दो आप, कि आपसे क्या कहा गया था कि एडजेसेंट फेसिस पर जो है आपको कितना आपसे क्या कहा गया था कि 4 एडजेसेंट फेसेस और एक ऑपोजिट फेस, राइट। अब मैंने आपको एक पॉइंट और बोला था कि मुझे ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि भैया मेरा जनरल डायस है या स्टैंडर्ड डायस है। अगर ये स्टैंडर्ड डायस होता, अगर ये स्टैंडर्ड डायस होता तो इसका मतलब ऑपोजिट फेसेस का सम कितना होता, 7 होता, ठीक है। मगर 4 के ऑपोजिट क्या आ रहा है, क्या इसका सम 7 बन रहा है, नहीं बन रहा सर। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डायस, राइट। अब मुझे एक चीज और बताओ कि भाई अगर मैं आप लोगों से ऐसा पूछूं कि 3 और 4 एडजेसेंट है कि नहीं है, तो आप बोलोगे हां है। तो इसका मतलब एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट फेसेस विल हैव द सम टोटल ऑफ 4, ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि दिस इज अ जनरल डायस, ठीक है। अब अगर ये जनरल डायस है तो मुझे क्या करना चाहिए, बताओ भाई। अब देखो क्या हुआ है, इस डायस को इन्होंने क्या करा, ऐसे पटका, कैसे कि 4 नीचे की तरफ आ जाए,
है ना। तब क्या दिखा हमको दिखा कि यहां पर आपका 5 है और यहां पर 6 है। ठीक है, अब अगर 4 इधर है तो डेफिनेटली ऐसी एक कंडीशन होगी कि या तो बेस में 3 होगा या 2 होगा। ठीक है, यानी कि इस बेस में या तो 3 होगा या 2 होगा, ऐसा मुझे कंफर्म है। ठीक है ना। अब देखो, अब मैं इस डाइस को ऐसे पटकता हूं तो बेस पे कौन आया, 2 आया इधर और 4 इधर आ गया। अब मैंने क्या करा, इस 4 को ऐसा घुमा दिया, मतलब यहां अगर 4 था, इसको ऐसे पटकने के बाद तो बेस में कौन आया, 2 आया, और 2 को यहां 4 को मैंने ऐसे घुमा करके सामने कर दिया तो मेरे सामने कौन आया इधर, 6। ठीक है, मेरा 2 ऑलरेडी ऐसे पटकते ही नीचे की तरफ चला गया था और नीचे मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो इसमें क्या आया, आपके पास 6 आया, जो कि यहां मेरे हिसाब से था, और ऑपोजिट ऑफ 2 इज आपका 5, ऐसा मैं कह सकता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या नहीं है। और 1 का मैंने आपको प्रूफ दे ही दिया था कि 1 आपका जो है ऑपोजिट है किसके, 4 के। ठीक, एटलीस्ट 1 पेयर, मतलब मिनिमम एक पे तो होगा ही होगा 7, वो भी प्रूव हो गया, प्लस एक ऑपोजिट साइड पर 6 है, 7 है, और एक जो है 4 और 1 जो है आपके एज पर दी क्वेश्चन आपके क्या निकल के आ गए, ऑपोजिट आ गए, 4 और 1। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं किया हमने पहले तो क्वेश्चन को ऐसे पटका तो 4 हमारा नीचे आया और 2 जो है बिल्कुल बेस पे चला गया। ठीक है, 3 सामने ही दिख रहा था अभी भी। अब हमने डायस को घुमा दिया और जैसे ही हमने डायस को घुमाया तो मुझे ये नजर आया कि 4 सामने आ गया और 2 बेस पे रह गया, 3 पीछे की तरफ चला गया, और जो चीज मुझे दिखी वो ये दिखी, एक सेकेंड यार, मैंने क्या करा था, नीचे घुमाया था, 2 नीचे चला गया, 4 इधर आ गया, अब 4 को मैंने इधर घुमा दिया तो 3 पीछे चला गया, 4 सामने, 2 नीचे की तरफ और 5 ऊपर। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही तरीके से हमने इसको बताया है। तो आपका ऑप्शन जो है वो आएगा आपके 5। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्या, ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया आपके। चलिए आगे बात कर ले, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या है ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जरा ध्यान से इसको पढ़ लो। 4 स्लाइड बाकी है। When more than 2 situations of a dais are given, in such types of problems, first we have to find the 2 situations of dais having only one common number, and then the following rule number 1। ठीक, मतलब क्या है कि यहां रूल नंबर 1 जो आपको दिया हुआ था वो था, इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फर्स्ट वी हैव टू नोटिस ओनली कॉमन numbers in 2 situations so easily can be solved with the following method। ठीक है, एंड अब यहां पर यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ कमी रह गई लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज में आपको मैं अगली लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, बट यहां पर आप ये ध्यान रखो कि ये चीज ध्यान से देख लो एक बार। ठीक है, तब तक मैं एक बार ये देख लेता हूं कि रूल नंबर 1 में कुछ कमी रह गई थी क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, बट क्या ये सत्य है ये देखना पड़ेगा। क्या ये सत्य है ये देखना पड़ेगा। मैं पहुंच चुका हूं, ठीक है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं था भाई, वही जुगाड़ लगाने पड़ेंगे अपने को, डायस को रोल करके देखना पड़ेगा। ठीक है, सो अब वापस इसमें यही हुआ
कि कितने भी केस आपको दे रखे हो, यहां लिखा है मोर देन 2 सिचुएशंस, मतलब कितने भी केस आपको दे रखे हो, आपसे जो भी पूछा हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉमन नंबर कितने डाइस पर दे रखा है। यूजुअली जो होता है इस स्टेटमेंट के हिसाब से या स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको 2 डाइस पर एक ही नंबर नजर आएगा कहीं ना कहीं एक फेस पर, यानी कि 2 डाइस पर एक नंबर जो है आपको कॉमन नजर आने वाला है। तो उसी बेस पर अगला सवाल आप लोगों के सामने दिखा हुआ है, यह कहता है कि इन अ डाइस बीन थ्रोन 4 टाइम्स प्रोड्यूसेस फॉलोइंग रिजल्ट्स। ठीक है, एक डाइस को फेंका 4 बारी तो ये नंबर्स सामने आए। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। विच नंबर विल अपीयर ऑपोजिट टू 3? ठीक है, अब यहां आप जो ध्यान देने वाली बात कर सकते हो वो ये कर सकते हो मेरे दोस्त कि 2 डायस ऐसी निकाल लो जहां पर 3 कॉमन दिख रहा हो आपको। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर 3 केस ऐसे हैं जहां पर 3 कॉमन हमें दिख रहा है। ठीक है, बट 2 से भी हमारा काम चल सकता है। मैंने आपको क्या कहा था, 4 एडजेसेंट एंड 1 ऑपोजिट। ठीक है, 4 एडजेसेंट 1 ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ, 3 के एडजेसेंट 4 फेसेस होंगे, दैट इज यहां के हिसाब से 2, 3 के हिसाब से 6, इस या इस केस के हिसाब से कोई सा भी ले लो, 3 के ऑपोजिट 5 और 3 के एडजेसेंट 1। ठीक है, ये बन गया। तो अगर 4 एडजेसेंट फेस आ गए तो 3 के ऑपोजिट जो मेरा इकलौता फेस मुझे यहां दिख रहा है वो होना चाहिए 4। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये स्टैंडर्ड डायस है या जनरल डायस है मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी डायस हो। मेरा आंसर आ गया, मुझसे पूछा था विच नंबर विल अपीयर ऑपोजिट टू नंबर 3, तो मुझे ये पता चल गया कि 3 के एडजेसेंट 2, 3 के एडजेसेंट 6, 3 के एडजेसेंट 5, 3 के एडजेसेंट 1, यानी कि 3 के एडजेसेंट 4 फेस मुझे दिख गए, तो 5वां मेरा ऑपोजिट फेस होगा डेफिनेटली, विच इज ऑब्वियसली 4 एंड द ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको भी नोट कर लो तुरंत प्रभाव से। ठीक है, तुरंत प्रभाव से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलो टाइप थर्ड, the unfolded situation of a dice. In such type of problems we are given with an unfolded situations of the dice and we have to find the dice which is identical to the given situation. मतलब आपको एक अनफोल्डेड डायस दे रखा होगा और उस अनफोल्डेड डायस के हिसाब से आपको यह बताना होगा कि वो क्या कहना चाह रही है आपसे। मान लो ऐसा कुछ आपको दे रखा हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या दे रखा होगा, बट ऐसा कुछ दे रखा हो सकता है। यहाँ पर शायद यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6 लिखा हो, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब बेसिकली उस डायस को 1D स्ट्रक्चर में दे रखा होगा। अब ये 1D कहां से आया, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में मैंने आपको बोला था 1D, 2D और 3D स्ट्रक्चर्स में होते हैं, तो दिस इज 1D स्ट्रक्चर जो आपको सामने सारे नंबर यानी कि 6 के 6 नंबर दिखा रहा है ना। तो ऐसी डायस आपको दे रखी होगी और इस डायस पे, इस अनफोल्डेड पैटर्न पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। तो आओ, जब हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए तो तीसरे टाइप के क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। पढ़ो यार इस क्वेश्चन को, क्या कह रखा है इस क्वेश्चन के अंदर तुमसे। Which of the following dice is identical to the unfolded figure situation? ठीक है, मतलब तुमचे चे बोला दिया ती एतो उतू टी। ठीक है, हाय अल्लाह, ध्यान से देखो यार क्या बोला हुआ है। एक x करके एक फिगर दिया हुआ है, दैट इज अ 1D फिगर विच इज गिवन टू ऑब्वियसली टू यू, एंड फिर तुमसे यह बोला गया है कि अब इसके हिसाब से बताओ कि इन चारों डायस में से कौन सी डायस जो है मेरी
स्टैंडर्ड मेरी डायस बन सकती है इसमें से, है ना। तो अब ध्यान से अगर मैं देखता हूं तो ये जो 4 है, अगर मैं इसको सामने की तरफ लेता हूं, क्या करता हूं मैं, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं एक डायस बनाता हूं और इस डायस के हिसाब से इसको रोटेट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मैंने क्या करा, 6 को नीचे की तरफ फोल्ड किया और यहां लिख दिया 6, 4 को फ्रंट की तरफ रखा और इसको लिखा 4। ये जो पत्रा है इसको दबाया इधर की तरफ और इसको लिखा 3। इनको पूरी तरीके से फोल्ड किया, इसको लिखा 1 और यहां लिखा 5। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरफ जाएगा और ये ऐसे है ना, तो अंदर की तरफ जाकर के यूं दब जाएगा। क्या ऐसे था, यहां पे 5 लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है 1, तो मैंने क्या करा, नीचे वाले 4 को ऐसे फोल्ड किया, 1 कहां आया, ऊपर की तरफ, और ये जो 5 था इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये 5 4 1 हो गया। अब ये जो मेरा 1 के ऊपर वाला पार्ट था, ये डेफिनेटली वहां पीछे की तरफ एक्सटेंड हो रखा होगा, तो उसको मैं दबा दूंगा और इधर यहां 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा एक डायस बन के आ रहा है। अब इस डायस के हिसाब से जो है मुझे मेरा परफेक्ट डायस निकाल के पटकना है कि कौन सा डायस मेरा जो है वो क्या है भाई, मेरा डायस हो सकता है। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं 6 को ले लेता हूं। मेरे पास ऑप्शन कैंसिलेशन के लिए क्या क्या चीजें हैं। 6 नंबर जो है मुझे 2 डायस में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 6 के एडजेसेंट 4, 6 के एडजेसेंट 5, 6 के एडजेसेंट 3, 6 के एडजेसेंट 2। ठीक है, तो 6 के एडजेसेंट 2 भी है, 6 के एडजेसेंट 4 भी है, इधर 6 के एडजेसेंट 3 है, इधर 6 के एडजेसेंट 2 है। कंफ्यूजन खत्म ही नहीं हुआ। ठीक है, मगर अब देखो ध्यान से, 4 के ऑपोजिट है 2, बट यहां पर समझे तो कैंसिल। ठीक, ऊपर आते हैं, 5 के ऑपोजिट है 3, बट यहां पर और देखो भाई, और बताओ, 6 के एडजेसेंट है 2 और 6 के एडजेसेंट है 2। ठीक, अब 6 के एडजेसेंट इधर 3 भी है और इधर भी 6 के एडजेसेंट 3 है। अब बताओ यार, अब कैसे तुम ये बताओगे कि कहानी खत्म हुई कि शुरू हो गई। एक पॉइंट और अगर आप ध्यान देते हो, सर यहां पे हम फंस गए, है ना, और ऑब्वियसली सिंगल चॉइस आंसर है तो दोनों को आप अपना आंसर मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि तो अगर आप ऐसा कर दोगे तो वह मार्क का जो है आपको मिलेगा 0 नंबर। ध्यान से वापस आओ, अगर मैंने आपको कहा 6 के एडजेसेंट 4 है जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, 6 के एडजेसेंट 3 है जो कि आपको यहां और यहां दिख रहा है, तो मेरे दोस्त बाकी के नंबर भी तो नजर आ रहे हैं ना तुम लोग को। तो ये देखो कि 6 के एडजेसेंट आपको 2 भी दिख रहा है और इधर भी 6 के एडजेसेंट आपको 2 दिख रहा है, मगर सेकंड डायस यानी कि सी ऑप्शन को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरा 4 और 2 यहां पर एडजेसेंट है, बट एग्जैक्टली यहां पर जो है ऑपोजिट है। तो इसका मतलब मेरे ये सी ऑप्शन वाले भाई साहब भी गलत है। ठीक है, क्या है, गलत है। दैट मीन्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू द फ्लैट या अनफोल्डेड डायस इज ऑप्शन ए, जहां पर मेरे ऑप्शंस कहीं से कहीं तक भिड़ नहीं रहे और मेरी ये जो गिवन कंडीशंस हैं ये सारी सैटिस्फाई हो रही हैं। 6 के एडजेसेंट 2 ये रहा, 6 के एडजेसेंट 3 ये रहा। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मेरा मेरे सामने नजर आ गया है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, अदरवाइज इसको नोट कर लीजिए। क्या करना है, ये जो 1D फिगर आपको दे रखा है ना, याद रखा करो यार, लेक्चर की शुरुआत से लेकर के लेक्चर के अंत तक ध्यान से लेक्चर को देखा करो, क्योंकि मैं हर बार कॉल बैक करके आप लोगों को पिछली स्लाइड्स पर और अगली स्लाइड्स पर ले जाऊंगा, जहां से मैं पॉइंट्स उठा उठा के आगे लेकर के आता हूं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था स्लाइड नंबर 1 पे कि भैया स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, 1D और 2D आपको देखने को मिलता है कहां पर, क्वेश्चंस के अंदर,
ये 1D दिखा दिया, 2D इससे पहले स्टैंडर्ड और जनरल डाइस के एग्जांपल्स में दिखाया था, और 3D डाइस तो मैंने आपको बोला ही है, जहां आप लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी, या फिर अगर प्यार से बोलूं तो स्नेक एंड लैडर जब आप खेलते हो तो आपको 3D स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी हो गई, शेप के बारे में जानकारी हो गई, कितने टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आते हैं उसकी जानकारी हो गई, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं उसकी जानकारी हो गई। ठीक है, कितने टाइप के आपके डाइस के जो है टाइप्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड होता है और एक जनरल होता है। जनरल में एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स पे आपको 7 सम मिलेगा, और आपका जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें आपको हर ऑपोजिट फेस पर पेयर पर सम जो है 7 मिलेगा, यानी कि 3 पेयर्स आपके पास होते हैं ऑपोजिट फेसेस के, जो कि आपको 777 का सम देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें यार इन अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कॉल्ड थ्रो इट, एग्जैक्टली नोन एज डाइस, जहां मैंने आपको यह भी बताया कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखने हैं तो 6th और 7th के लेक्चर्स देख लो। ठीक है, अगर हायर लेवल के क्वेश्चंस देखने तो 9वीं और 10वीं यानी कि 10th और 9th के लेक्चर्स देख लो, लोकेन सर ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, वहां पर और भी टाइप्स आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं जो कि आपके एडवांसमेंट में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो अल्टीमेटली जो भी क्लास आप देखना चाहते हो सब कुछ ओपन है, सारी प्लेलिस्ट ओपन है अभी के लिए, उनको देखते रहो। एंड फॉर जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि भैया प्राइस हाइक हो गया है, तो अगर आप चाहते हो अभी भी 30% का डिस्काउंट लेना तो AK लाइव कोड को यूज करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक डेफिनेटली अभी तक नहीं किया है तो करते रहो, और मेरे साथ बने रहो। कीप ज्वाइनिंग द फैमिली ऑफ 7000 प्लस सब्सक्राइबर्स and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AK Live. Thank you.